एसी सर्किट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट ना मैं तुम्हें ना पहले कुछ डिनोशंस बता दूं सो दैट तुम ना कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अभी करंट को ना हम लोग ना तीन चीजों में ऐसे डिनोट कर रखा है। पहला है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एट ए टाइम कितना करंट जा रहा है उसको, या तो तुम उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करो या तो स्मॉल आई से। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको स्मॉल आई से डिनोट किया गया है, लेकिन मैं स्मॉल आई का यूज ना करके मैं कैपिटल आई यूज करूंगा सो दैट, मतलब मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा है तुम्हारा आई नॉट, जब भी हम लोग नॉट का यूज करेंगे वो होगा हमारा पीक करंट। समझ में आ रहा है, मतलब एक पीक करंट होगा ना वो। आई आर एम एस मतलब, आर एम एस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो करंट आर एम एस मतलब आई आर एम एस ये होता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द सर्किट, मतलब करंट फ्लोइंग इन सर्किट, ठीक है। अब जैसे ही ये करंट का हो गया ना, वैसे ही तुम्हारा ई मतलब क्या होगा, वोल्टेज। इस बात का ध्यान देना। तो जो सिर्फ ई है, देखो इसके अंदर जैसे ये आई है वैसे ये ई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। दूसरा है हमारा ई नॉट, इसका मतलब क्या होगा, पीक वोल्टेज। और उसके बाद आ रहा है तुम्हारा ई आर एम एस। देखो आई आर एम एस का मतलब क्या होता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। ई आर एम एस का मतलब क्या हो रहा है कि कितना वोल्टेज तुम उस सर्किट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ द इफेक्टिव करंट इन ए 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। मतलब इफेक्टिव करंट के बारे में बात किया गया। जब भी हम इफेक्टिव करंट, मतलब एक चीज कंफर्म है कि कोई करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। अगर सर्किट में फ्लो हो रहा है तो मैं कहूँ कि मेरे पास दे के रखा है आई आर एम एस, कितना दे रखा है 5 एम्पियर। समझा ना। अगर ये नहीं समझेगा ना, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर ये क्या हो रहा है कुछ भी क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना 50 साइकिल का यूज किया गया, मतलब 50 बार ना हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखा है विच इज 50 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको बताना है व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब आई नॉट। आई नॉट कितना है हमें ये बताना है। दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करंट, ठीक है। करंट कितना होगा, आई कितना होगा, कितने में, अगर वो 1/600 सेकेंड में ये कर रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टाइम की बात भी बोली गई है, दैट इज 1/600 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन समझना, सेकेंड में पूछा गया कि करंट कितना होगा अगर तुम्हारा टाइम 1/600 सेकेंड होगा। समझा, डेटा क्लियर है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो एक बात का तुम्हें ध्यान देना है, हमेशा आई आर एम एस जो होता है वो होता है तुम्हारा 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नॉट। समझ में आ रहा है, ठीक है। आई आर एम एस क्या होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या फिर आई नॉट अपॉन √2, मतलब एक ही होगा। तुम्हें इसमें से किसका वैल्यू मिल जाएगा, आई नॉट का। तो आई नॉट क्या हो जाएगा डायरेक्टली बता दो, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, ठीक है। अब √2 का वैल्यू याद रहना चाहिए 1.414, आई आर एम एस दे रखा है क्या, यस 5, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं वैल्यूज डायरेक्टली बता रहा हूं, मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं 7.07 एम्पियर। क्या चीज क्लियर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आई नॉट। अब मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपका करंट कितना होगा अगर टाइम जो है वो होगा तुम्हारा 1/600 सेकेंड। देखना करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट क्या होगा, ध्यान देना पूरा टर्म के साथ, वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सा करंट है, आई इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ऑन द स्पॉट करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर जो टाइम है वो कितना होगा 1/600 सेकेंड। क्या मेरे पास सारे चीज के वैल्यूज पड़े हुए, चलो देखते हैं। आई नॉट का वैल्यू आ चुका है मेरे पास विच इज 7.07। अभी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर ना एक प्रॉब्लम आ रहा है। देखो जरा, ये है ओमेगा। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो है ही नहीं मेरे पास। लेकिन क्या मैं ओमेगा की जगह कुछ और लिख सकता हूं, बताओ ओमेगा क्या होता है। ओमेगा हो सकता है हमारा, इट इज 2πf। ये चीज हमेशा ध्यान देना, समझा, ठीक है। चलो तो मैं ओमेगा की जगह लिख देता हूं 2πf इंटू टी। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.07 साइन ऑफ
2 पाई, पाई को एज इट इज रखते हैं, एफ का वैल्यू भी दे रखा है मुझे विच इज़ 50 और टाइम का वैल्यू भी दे रखा है विच इज़ 1/600। तो अगर मैंने इसको कैंसिल आउट किया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 6 जा 12, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 7.07 साइन ऑफ पाई बाय 6, समझा, एक पाई और एक यहाँ पे 6 बच गया। लेकिन क्या तुम्हें साइन ऑफ पाई बाय 6 पता है, मतलब 30, व्हाट इज साइन 30, 1/2, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 7.07 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब क्योंकि ये 1/2 है तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.535 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइट बल्ब है, अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट, ठीक है। अब 100 वॉट है तो मतलब ये दिया हुआ है तुम्हारा पावर, तो पावर ऑफ ए लाइट बल्ब इज 100 वैट, ठीक है, फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है। अब 220 वोल्ट का क्या दिया हुआ है, एसी सप्लाई, तो वोल्ट है तो मतलब पक्का क्या होगा ई, लेकिन कौन सा ई नॉट या ई आर एम एस, मैंने तुम्हें क्या बोला है, ये सर्किट में है, लाइट बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई आर एम एस, तो ई आर एम एस कितना दे के रखा है 220 वोल्ट ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, कितना है 50 हर्ट्ज। क्या क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस बता दो, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूसरा द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब, मतलब आई आर एम एस, सीधी सी बात है। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो अभी हम लोग फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस का। अब देखो सबको पता है कि हमारा जो पावर होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे V का तो यूज करोगे नहीं, क्यों, V की जगह तुम क्या यूज करने वाले हो E, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा E, फिर ये हो जाएगा I, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला दूँ, क्योंकि मुझे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, लेकिन V की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा E इंटू ई बाय आर, लेकिन E इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, ये आर एम एस होगा ऑब्वियसली, और कोई पोटेंशियल है भी नहीं हमारे पास, डिवाइडेड बाय, क्या ये चीज क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा। हमें यहाँ से रेजिस्टेंस चाहिए, तो देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। ई स्क्वायर आर एम एस मतलब ई क्या है तुम्हारा 220, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड, पावर कितना है हमारे पास 100, ठीक है। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट हो गया, क्या ये चीज समझा, ठीक है। अगर मैं 22 का स्क्वायर करूं तो आंसर विल बी 484 ओम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आई आर एम एस का जो वैल्यू है वो बताओ आप, ठीक है। तो आई आर एम एस याद रखना, आई आर एम एस, ठीक है। आई आर एम एस होता क्या है, जैसा अभी मैंने बोला ना, आई क्या होता है V बाय आर, ठीक है। V मतलब E बाय आर, सीधी सी बात है, लेकिन E क्या होगा आर एम एस, क्लियर, एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। डायरेक्टली E आर एम एस कितना दे रखा है 220, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अभी आया हमें 484, समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। अब 484 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 484 22 इंटू 22, सीधी सी बात है, ठीक है। ध्यान देना 220 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 22 इंटू 22, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 22 1 सा 22 10 सा, ये बचा तुम्हारा 10/22, क्लियर है मैं क्या बोल, ठीक है। टेबल से कट करो 5 बाय, ठीक है। अब इसको तुम आराम से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.455 एम्पियर, ये मुझे आंसर आया था बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो देयरफॉर आई आर एम एस का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है अ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, ठीक है।
इतना समझते हैं और डेटा देखते हैं। कैपेसिटर दे के रखा है मतलब सी का वैल्यू दे रखा है 15.0 मतलब 15 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैंने कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, राइट है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, तो मतलब ये ई का वैल्यू दे रखा है, लेकिन कौन सा ई, आरएमएस, सीधी से सोर्स से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा ई आरएमएस। उसका वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है मतलब एफ का वैल्यू विच इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन समझना यहाँ पे, इस यहाँ पर ना दो हिस्सों में क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला पूछा गया है फाइंड द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, मतलब जो कैपेसिटर है उसका जो रिएक्टेंस होता है, ठीक है, वो पूछा गया और उसको डिनोट किया जाता है XC, ये याद रहे, ठीक है। कैपेसिटर, सिर्फ रिएक्टेंस नहीं पूछा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो तुमसे ये पूछा गया दूसरा एंड द करंट, लेकिन आरएमएस और पीक दोनों, मतलब IRMS और I0, ये दोनों पूछा गया। मतलब ये तीन चीजें जो तुम्हें पूछा गया। आगे इफ द फ्रीक्वेंसी, अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले मैं यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन समझा, ठीक है, ओके। हमेशा एक बात ध्यान देना, जब भी हम लोग ना कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो हमारा XC होता है, ठीक है, बेसिकली हमारा जो XC होता है मतलब कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1/ωc, ये तो पता ही होगा, ठीक है। C का मतलब होता है कैपेसिटेंस और ओमेगा मतलब होता है एंगुलर, लेकिन हमें ओमेगा का तो वैल्यू दिया नहीं है, मुझे F दिया है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? यस, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2πfc, समझा, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे ये हो जाएगा 2 × 3.14, F का वैल्यू दे रखा है 50, ठीक है, और C का वैल्यू भी दे रखा है 15 × 10⁻⁻⁶। आई होप तुम्हें इसको सॉल्व करने जरूर आएगा। मतलब तुम क्या करोगे, देखो ये 1/, के फॉर्म में आ रहा है, अगर 1/, के फॉर्म में आएगा तो तुम क्या करोगे, रेसिप्रोकल देखोगे, सीधी आएगा ना करने, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुमने इस चीज को सॉल्व किया, ठीक है, तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो होगा 122.2 ओम। याद रहिए ओम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो ओम में ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये XC है। क्या इसको मैं रिएक्टेंस बोल सकता हूँ? यस, ये है, ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर का है। अब दूसरा देखो, इसी का दूसरा है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं दूसरा देखूं तो दूसरा क्या पूछा गया है, IRMS। अरे IRMS तो मुझे पता है क्या होता है, बताओ IRMS क्या होता है? I = V/R। अभी पिछले वाला सब में देखा तो V मतलब ERMS/R, लेकिन यहाँ पर तो R है ही नहीं, R की जगह क्या है, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ERMS कितना दे रखा है मुझे, 220, ठीक है, और XC का जो वैल्यू है मतलब वो कितना दे के रखा है, 122.2। एंड ऑब्वियसली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग टेबल यूज करके, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें लॉग टेबल जो रहेगा वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आंसर आएगा तुम्हारा 1.04 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा IRMS। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बोला है करंट के बारे में, क्या है बताओ, I0 पूछा है। I0 कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरह बताओ, क्या होगा I0, ठीक है। हाँ, IRMS क्या होता है बताओ, IRMS क्या होता है, 1/√2 टाइम्स ऑफ I0। तो देयरफॉर I0 क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS। √2 का वैल्यू हमें पता है 1.414 इंटू IRMS, जो कि आया है हमारा 1.04। समझा ना क्या कर रहा हूँ मैं, पक्का, ठीक है। बस बेसिक सा इसमें कैलकुलेशन है, जो कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.47 एम्पियर। ये हो गया तुम्हारा I0 का वैल्यू। ये मैंने क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन को देखो यहाँ से वापस, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी अगर मैंने उसको डबल कर दिया, जैसा अभी मान लो ये फ्रीक्वेंसी है F1, वो हो रहा है तुम्हारा डबल, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है तो आपको बताना है क्या होगा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के साथ और करंट के साथ, ये दोनों के साथ क्या होने वाला है आपको ये बताना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरा देखो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो होता है वो होता है 1/ωc, बट ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πfc, बराबर है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या पूछा गया कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, अगर सपोज मैं इन टर्म्स ऑफ से फ्रीक्वेंसी बात करूं तो यहां पर कौन से टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे बताओ, 1, 2, पाई और सी। समझ, यहां पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो मैं यहां पर ऐसा लिखूं, मेरा जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। थोड़ा सोचो तो समझ में आ रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी डबल है तो मेरा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, उसका आधा। नहीं समझा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर XC विल बिकम हाफ। नहीं समझा, ये क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब सोचो ना, अगर ये डबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम्हें पता है इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ठीक है। तो अगर ये डबल होते जा रहा है लेकिन ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो उसके हिसाब से वो कम भी होगा। दूसरा क्या पूछा गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा गया, करंट के बारे में, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, IRMS क्या होता है, ये होता है ERMS अपॉन हाँ XC। अब मुझे क्या पूछा गया, दूसरा क्या पूछा गया, मुझे ये पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट के साथ क्या होगा। तो मुझे बताओ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सीधी सी बात है, देखो ERMS, XC का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा सी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये ओमेगा को अगर मैं ओमेगा सी को ऊपर लाया तो ये क्या हो जाएगा, ERMS इंटू ओमेगा सी, लेकिन ओमेगा का वैल्यू तो मुझे पता है, ये होता है 2 पाई एफ सी, ये हो गया मेरा IRMS। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जा रही है तो IRMS विल बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट क्या क्या है बताओ, ERMS 2 पाई और सी। तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो करंट क्या होगा, सीधी सी बात है, वो भी बढ़ते, मतलब वो ना डबल रफ्तार में बढ़ेगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो 9 होगा, ऐसे होते चले जाएगा। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर IRMS विल बिकम डबल। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है, ओके चलो। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन AC सर्किट है कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर। एक AC सर्किट है जिसके पास सिर्फ इंडक्टर है और उसका वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, 2 हेनरी, ठीक है। अब यहां पे लिखा है इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव, ठीक है, ध्यान है, करंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है साइन वेव की तरह, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.25 एम्पियर है। अब बोलोगे सर एम्पलीट्यूड होने के बावजूद भी ये एम्पियर क्यों आ गया, ये तो करंट का यूनिट होता है। हमेशा याद रखना, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और पीक का मतलब क्या होता है, टॉप। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये किसका वैल्यू दिया है, I0। सीधी सी बात, समझा कि नहीं, मतलब यूनिट से पता चल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा I0, और I0 का वैल्यू दे के रखा है मेरे पास 0.25 एम्पियर। आगे क्या बोल के रखा है, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, मतलब f का वैल्यू दे रखा है विच इज 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं, पूछा गया है कैलकुलेट करो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। क्या पूछा गया, मतलब E, लेकिन E कौन सा, E0 सिर्फ E या ERMS, सीधी सी बात है, ठीक है, अक्रॉस है। तो ये पूछ रहा है ERMS आपका कितना होगा, आपको बताना है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे एक ही चीज पता है कि मेरा एक काम करो, देखो हमें पता है कि IRMS क्या होता है, I क्या होता है, V/R। V मतलब ERMS अपॉन R, R मतलब तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन याद है ना मैंने बोला कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, और यहाँ पर इंडक्टर बोला है, मतलब यहाँ पर इंडक्टर का रिएक्टेंस, उसको किससे रिप्लेस करोगे, XL से। अब बोलोगे सर हम लोग को निकालना है क्या है, हमें देखो निकालना है ERMS। तो ERMS हो जाएगा IRMS मल्टीप्लाई बाय XL, राइट। लेकिन IRMS तो है ही नहीं हमारे पास तो I0 है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता है ये, याद करो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, ठीक है। हम क्या होता है, मैं ऐसे लिख दूं
आई नॉट अपॉन रूट टू चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आई नॉट अपॉन रूट टू, समझा ना, ये फर्स्ट वाले से आया, ठीक है। और एक्सेल क्या होता है यहाँ पर, एक्सेल याद, हाँ तो याद रहे पहले वाले में अगर एक्स सी था तो हम लोग लिखते थे 2πfc, लेकिन यहाँ पर एल है तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलो अब बस मुझे वैल्यूज जो रहेंगे वो सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो आई नॉट का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.25, रूट टू का वैल्यू जो है वो कितना है 1.414 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमें 60, एल का वैल्यू भी दिया है क्या हमें, यस 2। तो ऑब्वियसली ये सब वैल्यूज को अगर तुम कट करोगे तो आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 133.23, लेकिन ये तुमने क्या निकाला है ERMS, तो इसका यूनिट क्या होगा V मतलब, ठीक है। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन समझना, मैं यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, मतलब ना ये तुम्हें एक इक्वेशन दे के रखा है E का, तो E का वैल्यू है 220 साइन 100 पाई टी। क्वेश्चन समझना, ठीक है। ये तुम्हें E का एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू द सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी, मतलब L का वैल्यू दे के रखा है यहाँ पे विच इज 1/पाई हेनरी। ओके, अब क्या पूछा देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इक्वेशन बनाना है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब I या फिर स्मॉल i, मतलब एक ही है, लेकिन जैसे मैंने बोला स्मॉल i की जगह मैं कैपिटल I यूज करूंगा, थ्रू द सर्किट, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ, कभी भी ना अगर तुम्हें ना ऐसे कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो और तुम्हें बोला जाए कि वापस आपको इक्वेशन बनाना है लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट का, ठीक है, तुम्हें एक चीज ध्यान देना, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहा हूं तो ध्यान देना, आई का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन बनेगा आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये कब यूज करना तुम, जब क्वेश्चन में तुम्हारा इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ पूछा हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमेशा फेज माइनस पाई बाई 2 से हमेशा कम होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कैपेसिटेंस के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये बात का हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ये कब होगा, जब कैपेसिटेंस के हिसाब से दिया हो। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ही यूज करूंगा, ठीक है, ये वाला ही यूज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे इंडक्टेंस के बारे में बात पूछा गया, ठीक है। अब सवाल एकदम क्लियर है, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू ढूंढना है, साइन ठीक है, टी भी ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या रहेगा मुझे वो फाइंड आउट करना है। मतलब आई नॉट और ओमेगा का वैल्यू एक बार मिल गया तो मेरा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल यही है कि सर आई नॉट कैसे आएगा, ओमेगा कैसे आएगा, चलो देखते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे छोटे चार्ज को डिटेक्ट करता है, मतलब वो करंट ही जो है उसको वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें दो क्वेश्चन पूछा गया, मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हमें क्या दे के रखा है, देखो E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करने वाला हूं थ्रू द नॉर्मल इक्वेशन। जैसे ये E है ना, मतलब ये वोल्टेज का इक्वेशन तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। मैं वोल्टेज के इक्वेशन को वापस लिखता हूं, उसका जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो होगा तुम्हारा E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं, अगर मैंने इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो कंपेयरिंग करने पे E नॉट का वैल्यू कितना आ गया 220 और ओमेगा का भी वैल्यू आ गया मेरे पास विच इज 100। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, मेरे पास ये दो चीज है लेकिन मुझे चाहिए क्या इसमें, आई नॉट। आई नॉट तुम किस तरह से निकालोगे बताओ मुझे, ठीक है। आई क्या होता है, आई V बाय आर, ठीक है। अब देखो तो आई नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट बाय आर, लेकिन मैं यहाँ पे R जो लेटर है ना वो यूज नहीं करूंगा, उसकी जगह क्या यूज करूंगा, एक्सेल,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट अपॉन, ये क्या हो गया बताओ? क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा एल, पक्का? ठीक है, ओके। चलो, ई नॉट कितना हमारे पास दिया हुआ है, कितना है? 220। ओमेगा का वैल्यू भी हमें मिला हुआ है, कितना है? 100। ठीक है, हाँ 100 पाई आएगा, ख्याल से नहीं वही आएगा, 100 पाई है, क्योंकि यहाँ पे टी अलग है ना, बराबर 100 पाई है। और एल का वैल्यू भी दे के रखा है शायद, यस वो है तुम्हारा 1/पाई। इससे क्या होगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 2.2। ठीक है, क्योंकि ये करंट है आई नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर। क्या ये चीज़ क्लियर है? देख लो, एकदम सिंपल है, समझा? ये हो गया तुम्हारा आई नॉट। दूसरा क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, मतलब सर्किट में ना गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, तो तुम्हें पूछा गया है कि आई का वैल्यू कौन सा होगा, लेकिन सवाल ये आ रहा है सर कौन सा आई? क्या लग रहा है? आई आर एम एस, ऑब्वियसली कनेक्टेड इन द सर्किट, तो आई आर एम एस का वैल्यू तो हमें पता ही होता है, बोलो क्या होता है आई आर एम एस? 1/√2 इंटू आई नॉट, मतलब आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट आ चुका है मेरे पास विच इज 2.2, √2 का वैल्यू क्या होता है हमारा? 1.414। इसको अगर मैंने कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 1.555 एम्पियर। ये हो गया मेरा करंट इन आरएमएस, समझा? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का वैल्यू दे के रखा है विच इज 25 माइक्रोफैराड। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है, और 0.10 हेनरी इंडक्टर, मतलब एल का वैल्यू दे के रखा है, कितना है? 0.10 हेनरी, ओके, एंड 25 ओम रेजिस्टर्स, मतलब आर का वैल्यू भी दे के रखा है 25 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स हुज ईएमएफ इज गिवन बाय, अच्छा ईएमएफ भी दे के रखा है, लेकिन एक इक्वेशन के फॉर्म में। ये है तुम्हारा 3110 साइन टी, सिर्फ टी है ना, वोल्ट में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको? कैलकुलेट क्या है कुछ साइन, साइन क्या है इसके आगे, क्या है? 314, ठीक है चलेगा, 314 टी, तो यहाँ पर लिख के रखा हुआ है साइन 314 टी। हाँ, ऐसे में क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एफ जो है वो कितना है, दूसरा है रिएक्टेंस क्या है। रिएक्टेंस का मतलब तो जानते हो ना, रिएक्टेंस का मतलब क्या होगा? एक्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा तीसरा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। करंट, करंट मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली आई क्या है वो पूछना है, लेकिन क्योंकि ये आई जो होगा सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट से, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा? आई आर एम एस। और लास्टली क्या पूछा गया है? फेज, फेज को डिनोट किससे करते हैं? फाई से। मतलब इतना सारा चीज तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो चीज दी हुई है ना, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया है E इज इक्वल टू, मेरे पास दिया हुआ है E इज इक्वल टू 310 साइन 314 टी। अगर सपोज करो इसका एक बेसिक जो इक्वेशन है अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आएगा, तो E विल बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो फ्रॉम हियर कंपेयरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे E नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 310, और ओमेगा का वैल्यू भी आ जाएगा हमारा 314। समझ में आ रहा है यहाँ पे? इतना क्लियर है? क्योंकि हम सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। हमें एक चीज पता है, देखो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू कितना देके रखा है बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओमेगा का वैल्यू कितना देके रखा है? 314। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ओमेगा होता क्या है? 2 पाई एफ विच इज इक्वल टू 314। तो इसमें से मैं एफ का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 314 2 पाई, और पाई का वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बेसिक इसमें जो कैलकुलेशन करना रहेगा वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट का आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेटली 50 हर्ट्ज आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी।
समझ में आया? ठीक है, ये एक तरीका हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी निकालने का। ठीक है, दूसरा मुझसे क्या पूछा गया है कि रिएक्टेंस क्या होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है, रिएक्टेंस मतलब एक्सीएस है रिएक्टेंस। तो अब बोलोगे सर आपने ये अपने मन से कैसे यहाँ पर ये कर दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपेसिटेंस से जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा बताओ, एक्सी विल बी इक्वल टू 1/ωc। ऑब्वियसली मेरे पास ओमेगा का वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बताओ, 1/2πfc। ठीक है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना रहेगा, 2 × 3.14 × f अभी आया 50, और शायद c का भी वैल्यू दे रखा है, यस 25 × 10⁻⁻6 है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझा? ठीक है, अगेन तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 127.4, ठीक है, ओम। ये किसका वैल्यू आ गया, XC का, याद रहे। अब इसमें ये नहीं पूछा गया है कि आपको एक्सेल निकालना है, ये पूछा गया क्या एक्सेल निकालना है, लेकिन मैं यहाँ पर वापस निकालूंगा। रीजन क्या है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। ठीक है, XC हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंड, अभी भी मैं सेकेंड पे ही हूँ। ओके, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल, हाँ बोलो, ओमेगा क्या होगा, एक्सेल क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा है। ठीक है, ओके, अगर ओमेगा एल है, ठीक है, तो ओमेगा एल कितना हो जाता है बताओ, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2πf × l, मतलब 2 × 3.14 × 50 एंड इंटू एल भी दे के रखा है विच इज 0.10। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 31.4 हो, ये एक्सेल आया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये मैंने क्यू कैलकुलेट किया। देखो इतना क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट हो गया, मेरे पास सेकंड भी हो गया, लेकिन इंपीडेंस की बात अगर मैं करूं, मेरा जो थर्ड है विच इज इंपीडेंस, मतलब जो मेरा Z होता है। ठीक है, तुम्हें पता है Z का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, Z का फॉर्मूला होता है √ ऑफ, इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बस इसीलिए मुझे ये निकालना पड़ा एक्सेल, अदरवाइज जरूरत नहीं था मुझे। ठीक है, तो बस मैं इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, XC का वैल्यू आया है मेरे पास 127.4 माइनस XL का है 31.4 का स्क्वायर प्लस R भी दिया ना शायद 25 का स्क्वायर विच इज 625। ठीक है, तो अगर मैंने इसको माइनस किया 127.4 माइनस 3.14 तो ये आ जाएगा मेरा 96। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 96 का स्क्वायर प्लस 625, ये ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर लिया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 96 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा तुम्हारा 9216 प्लस ये 625 एज इट इज। ठीक है, जो भी हो, इसको जब तक तुम लास्ट में सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, तो वैल्यू जो आएगा वो होगा तुम्हारा 99.2 ओम तक। मतलब ये किसका वैल्यू आ गया, Z मतलब इम्पीडेंस। ठीक है, हो गया, तो ये मेरा थर्ड भी हो गया। और क्या बचा है मेरे पास, फोर्थ मतलब करंट। करंट तुम कैसे निकालोगे? करंट, कौन सा करंट? IRMS। IRMS होता क्या है? IRMS क्या होता है? हाँ यही तो प्रॉब्लम है। IRMS होता है I0 बाय अपना क्या लिख सकते हैं, V बाय, हाँ लेकिन वो कैसे लिखें, V की जगह मैं क्या लिखूं, श्योर, और R की जगह मैं क्या लिखूं? ठीक है, बात समझना। मैं यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। IRMS जो होगा ऑब्वियसली ये होगा ERMS डिवाइड बाय रिएक्टेंस। ये तो समझो, तुम अपने मन से कैसे लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो ERMS डिवाइडेड बाय R, लेकिन क्योंकि यहाँ पर RMS से रिलेटेड है और तुम्हारे पास अब इंपीडेंस भी है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पे Z लिख दो। याद रखना, भले ही तुम्हारा XL हो, XL मतलब इंडक्टेंस का रिएक्टेंस हो, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस हो, ये डायरेक्टली इंपीडेंस हो, वो सबके सब ना यही होते हैं, तुम्हारा रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, अब मेरे पास ना ERMS नहीं है, अब मैं यहाँ पे अटक। अब तुम बोलोगे सर ERMS आपने लिखा क्यों? भाई लिखना पड़ेगा ना, मतलब अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूँ, ERMS मतलब क्या होता है, वोल्टेज अप्लाइड। जब मैं वोल्टेज अप्लाइड करूंगा तभी तो जाके मुझे करंट मिलेगा ना, फ्लोइंग इन द सर्किट, तो मतलब ये दोनों RMS ही होंगे।
ऐसा नहीं होगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू ये ई नॉट हो जाए या फिर सिर्फ ई हो जाए, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर बड़ा सवाल क्या है कि पहले मुझे ई आर एम एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ई आर एम एस होता है वो क्या होता है, जैसे आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू, तो ई आर एम एस क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू। तो ई नॉट दिया है क्या हमें, यस मैंने कैलकुलेट किया था अभी, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 310 और रूट टू का वैल्यू तो हमें पता ही है 1.414, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ई आर एम एस का जो वैल्यू आएगा वो होगा 219.2 वोल्ट। ये तुम्हारा ई आर एम एस का हो गया क्या। अब ई आर एम एस को मैं पुट अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 219.2 डिवाइडेड बाय जेड। जेड का वैल्यू कितना है हमारा 99.2। याद रहे यहाँ पे तुम्हें लॉग टेबल का यूज करना ही पड़ेगा, ज्यादातर हर जगह लॉग टेबल यूज करना है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू आएगा 2.2 एम्पियर, तो ये हो गया तुम्हारा आई आर एम एस। हो गया क्या हमारा। लास्ट में और क्या पूछा गया है हमसे, फेज एंगल, ठीक है, ध्यान देना लास्ट वाला 5th, ठीक है। फेज एंगल, फेज एंगल क्या होता है ये देखो कब, हाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा tan phi। tan phi क्या होता है, पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं। tan phi क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, समझा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, क्या मेरे पास एक्सएल का वैल्यू दिया है, यस विच इज, हाँ ये देख रहे हो ना तुम वैल्यूज, ठीक है, ओके। हाँ एक बात का तुम्हें ध्यान देना, तुम्हारा मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन याद रखना तुम फॉर्मूला को ना इंटरचेंज करोगे, डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो वैल्यूज है कौन सा बिगर है। अभी देखो एक्सएल का वैल्यू यहाँ पर छोटा सा है और एक्सी का जो वैल्यू है यहाँ पर वो बड़ा सा है, ठीक है। तो अगर तुम माइनस करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए तुम इस चीज को उल्टा कर दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ मॉड भी चलेगा, समझा, ठीक है। तो उसको अगर मैंने चेंज किया, ठीक है, तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा जो वैल्यू होगा वो होगा 127.4 माइनस एक्सी का वैल्यू कितना आ गया, एक्सएल का वैल्यू 31.4, आर दे के रखा है क्या, यस 25। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आ रहा है रफली 3.84। लेकिन याद रहे ये मेरे पास सिर्फ ना tan phi का पूछा है, tan phi का वैल्यू, लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा गया कि phi का वैल्यू क्या होता है। तो phi का वैल्यू क्या होगा, phi विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3.84। अब देखो लॉग टेबल जब ओपन करोगे ना तो वहां पर नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट जो रहेगा ना वो मिलेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम बस ये क्या करो 3.84 मतलब 3.84 ना ये वैल्यूज ना तुम वहां पे ढूंढो 3.84, ठीक है। तो तुम्हें ना एक जो वैल्यू मिलेगा वो रफली होगा 75.4 डिग्री। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन में ना साफ साफ मेंशन किया है कि इसको आपको रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने आएगा, क्या करोगे 75.4 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अगर मेंशन करे तो, अदरवाइज तुम यहां पर लाके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, therefore पाई का वैल्यू 75.4 डिग्री। ओके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड का, तो अगर मैं C लिखता हूं तो C हो जाएगा यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻² और माइक्रो को 10⁻⁻6 फैरड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻4 फैरड। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा, ठीक है। आगे अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब R का वैल्यू दे के रखा है विच इज 50 ओम, और तुम्हारा इंडक्टेंस मतलब L का वैल्यू भी दे रखा है 0.5 हेनरी। देखना हाँ ये LCR सर्किट है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स। अब ये जो वोल्ट है तो पक्का ये E होगा, लेकिन कौन सा E RMS कितना दे के रखा है 110 वोल्ट और क्या दे के रखा है 50 हर्ट्ज सोर्स, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना है 50 हर्ट्ज। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करो RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, मतलब तुम्हें पूछा गया है I RMS क्या है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना, ठीक है। क्योंकि ये LCR सर्किट है, मैं लिखता हूं सिंस इट इज ए LCR सर्किट, हमें
IRMS पूछा है तो IRMS का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ये होता है ERMS डिवाइडेड बाय Z। लेकिन क्योंकि हमारे पास ERMS है लेकिन Z नहीं है तो पहले मुझे Z कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर Z क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ x माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे सबका वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो XL का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज XL, ओमेगा L, बट व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई f इंटू L, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू f मतलब 50, हाँ L का भी वैल्यू दे रखा है विच इज 0.5, ठीक है। 0.5 मतलब 5/10, समझा ना, ठीक है। ये 0 0 इससे कट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो भी ऐसा वैल्यू आए इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 157.1 ओम। ये तुम्हारा एक्सेल का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक्सेल का जुगाड़ हो गया, अभी एक्सी चाहिए, ठीक है। तो हाँ ये एक्सेल हो गया, तो एक्सी क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1/2 पाई एफ सी, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू सी, सी मतलब 10⁻⁻4 है, ऊपर लिख दूँ, ठीक है, ओके। इसको भी कैलकुलेट करने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो रफली होगा 31.83 ओम। ये किसका वैल्यू आ गया, एक्सी का। याद रहे अभी भी तुम्हारा जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं इसको उठा के इसमें फेंकता हूँ, क्या बचेगा, एक और है आर। आर मेरे पास है क्या, यस है, ठीक है। चलो तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एक्सेल, मुझे अभी मिला 157.1 माइनस एक्सी का वैल्यू है 31.83 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब हाँ 50 का, समझा, ठीक है। पहली बात तुम ये इसको ना माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करना, ठीक है, प्लस फिर इसका स्क्वायर करना मतलब 2500, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। तो आंसर जो रहेगा वो होगा तुम्हारा 134.9 ओम। ये किसका वैल्यू आ गया, Z का, Z मतलब इम्पीडेंस, ठीक है। अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया था दैट इज IRMS कैलकुलेट करो, तो IRMS होता है ERMS अपॉन Z। ERMS का वैल्यू है मेरे पास 110 डिवाइडेड बाय Z 134.9। ऑब्वियसली यहाँ पे भी तुम लॉग टेबल का यूज़ करोगे और आंसर जो आएगा वो होगा तुम्हारा 0.815, क्योंकि ये करंट है तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, और ये होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, विच व्हेन पुट इन सीरीज विथ अ 10 ओम रेजिस्टर्स, मतलब आर का वैल्यू दे रखा है कितना है 10 ओम, मेक्स द पावर फैक्टर। याद रखना पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, cos फाई, पावर फैक्टर, ये ध्यान देना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिनोट किया जाता है cos फाई से। तो cos फाई का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 0.5, ठीक है, मतलब 1/2। अज्यूम करो एन 80 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC सप्लाई, मतलब ये किसका किसका वैल्यू दे के रखा है, ERMS कितना दिया हुआ है 80 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना 100 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रहे तुम डायरेक्टली कोई भी चीज़ें नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास जो चीज़ दी हुई है तुम उससे स्टार्ट करो। जैसे मुझे पता है cos फाई का मतलब क्या होता है तुम्हारा पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। आर का कोई प्रॉब्लम है नहीं दिया है, जेड का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, सिंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है बताओ यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं दे के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ दे के रखा हुआ है वो है एक मिनट,
ये मत देख सकते हो क्वेश्चन एकदम राइट है क्या यहाँ पे? क्वेश्चन एक बार चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन राइट है। ओके, एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो क्योंकि यहाँ पर बात कैपेसिटेंस की है, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटी की है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, XC विल बी इक्वल टू 1/ωc। समझना यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/ωXC। अब ओमेगा क्या होता है हमें पता है, 2πfXC। तो अगर क्या मैं ये फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटी पता चल जाएगा? यस, पाई है, एफ है, लेकिन ये XC नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमें XC कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यही सवाल आ रहा है कि सर हम लोग यहाँ से XC कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास देखो Z है, ठीक है, Z जो है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो Z होता है तुम्हारा XC का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर L का कुछ है नहीं यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे XC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R का स्क्वायर। R समझा ना, वो बाद वाला जो टर्म होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये LCR सर्किट नहीं है तुम्हारा, ठीक है, इसकी वजह से L वाला जो टर्म है ना, तुम उसको हटा सकते हो, उसको जीरो अज्यूम कर सकते हो। हटाया नहीं मतलब मैंने उसको जीरो अज्यूम कर लिया, तो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन अब सवाल यही आ रहा है कि सर जो XC है उसका जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, वो कैसे आएगा? हाँ, थोड़ा सोचो, मुझे भी बताओ मेरे पास क्या क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार XC का वैल्यू आया तो ही जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो चलो हम लोग ने ये वाले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है cos phi R/Z, लेकिन cos phi का वैल्यू तो दे रखा है मुझे, ठीक है। तो cos phi क्या है तुम्हारा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब 0.5 को मैं लिख दूं 1/2, चलेगा, ठीक है। R का भी वैल्यू दे रखा है मुझे, विच इज 10। Z जो होता है वो है हमारा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। हालांकि मेरे पास R का वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब ना पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये इसमें से XC का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर रूट को पहले हटाता हूँ। स्क्वायर रूट को मैं कैसे हटाऊंगा? स्क्वायरिंग, ठीक है। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4, ये ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे तुम्हारा XC का स्क्वायर अभी भी रहेगा, ठीक है, प्लस R का स्क्वायर। R का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 100। इसको कट कर दूँ? नहीं, कट नहीं होता, समझा ना, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ से, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्या करना है हमें। XC स्क्वायर प्लस 100 विल बी इक्वल टू 4 × 100 मतलब 400, समझा। तो XC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 300। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने इसमें से XC निकाला तो XC का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्लियर है ये क्या कर रहा हूँ मैं? समझा, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? √300 को 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 100 है ना, 3 × 100 बराबर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ √3 टाइम्स ऑफ 10। तो समझा, क्या समझा बताओ? 300 जो है उसको मैंने लिखा 3 × 100 मतलब √3 × √100। √3 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन √100 मुझे पता है, वो होता है तुम्हारा 10। समझा, ठीक है, ओके। तो √3 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1.732 × 10, ठीक है। तो इसका जो वैल्यूज आएगा कितना आएगा? 10, मतलब 17.32 समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर ओम लिख जाएगा। तो ये हो गया XC। अब मेरे पास XC का वैल्यू आ गया, तो बस अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वापस पुटअप कर दूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ देयरफॉर C का वैल्यू है 1/2πfXC 1/2 × 3.14 फ्रीक्वेंसी 100 मतलब 10 का स्क्वायर इंटू XC का वैल्यू आया है 17.32। अगर मैं सब वैल्यूज़ को एकदम पुटअप कर लूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9.2 × 10⁻⁻5 फैराड। तो ये होगा मेरा आंसर, ये मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटी है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। क्वेश्चन समझना, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है,